हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पर मैं चैप्टर 8 जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, व्हेन यू गो फॉर ओ लेवल टू डू ओ लेवल यू रीड डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। आप जाते हो तो आपको ये चैप्टर मिलेगा जब भी आप ओ लेवल करने जाओगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, तो उसमें इससे आपको रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, तो नाम से पता चला है कि इसमें हम लोग किसके बारे में, मनी के बारे में, जो डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या सर्विसेज हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स या फिर जो भी एप्लीकेशन है या जो भी मेथड है जिनसे हम लोग पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं और आप सभी को मेरे चैनल में वेलकम है। ठीक है, इससे अब ज़्यादा बात ना करके हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन मैं लिख कर बताऊँगी आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को याद होता चले। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता क्या है। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल, कोई भी परेशानी नहीं होगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल के समझाऊंगी, बाइलिंगुअल है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स वो होते हैं, ये देखो, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से, मतलब जिसकी हेल्प से, जिसके माध्यम से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल फाइनेंशियल, एक मिनट पेन को थोड़ा सा, ठीक है, तो डिजिटल फाइनेंस, अच्छा थोड़ा लाइट कलर है ये, हमें लग रहा है डार्क लेते हैं। ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल, ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल, इसके टूल्स जो होते हैं, टूल्स होते हैं, ये एक ऐसी मतलब डिवाइस होती है, ये क्या होती है, डिजिटल, ये डिवाइसेस होती हैं। टूल्स मतलब डिवाइसेस जिनकी हेल्प से, ठीक है, डिवाइसेस जिनके माध्यम से या जिनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल की सर्विसेज, हमें क्या मिलती हैं, सर्विसेज मिलती हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल से हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज का यूज़ किया जा सकता है। इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल इसीलिए इनको कहलाते हैं क्योंकि इनसे क्या मिल रही है, हम इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये ऐसी डिवाइस होती हैं जिसके हेल्प से, जिसके माध्यम से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम सबसे पहले लेंगे ATM। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, ATM। किसको पता है ATM का फुल फॉर्म, जिसको पता हो वो कमेंट में लिखो। ठीक है, कमेंट में लिखते चलो। ATM का फुल फॉर्म होता है, मैं बताऊं, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, आप लोग लिख देना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड, यहीं पर याद करते चलना क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको बाद में टाइम नहीं दोगे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कोई भी इसकी जगह पर ऑटोमेटिक नहीं लिखेगा क्योंकि वहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा। कोई भी चीज़ याद रखो कि ऑटोमेटिक तो होगी नहीं ना भाई, ATM है, आप पैसों की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिक अगर पैसे कटने लगे तो क्या होगा, इसलिए ये ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या आएगा, क्रेडिट कार्ड सबने यूज़ किया होगा, आई होप, नहीं किया होगा तो मैं उसके बारे में बताती हूँ, लेकिन देखा होगा शायद। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड वो होता है कि जब आपके पास मिनिमम बैलेंस नहीं है, ठीक है, आपके अकाउंट में मान लो 50 रुपये हैं या फिर 500 है, इतना लेके चलते हैं। ठीक है, 500 रुपीज़ है, लेकिन आपको शॉपिंग करनी है 1000 की, तो आप क्या करोगे, आप
जो क्रेडिट कार्ड में होता है आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप शॉपिंग कर सकते हो 1000 की, लेकिन बाद में आपको ये क्या करना है, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब आप पहले फैसिलिटीज़ ले सकते हो लेकिन बाद में आपको उसको वापस भी करना है। ये नहीं कि आपने लेकर बैठ गए हो और देने के नाम में ले रहे हो। ठीक है, तो लेकिन वो आपको नहीं करना है, वो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप तो जानते हो एक्शंस हो सकते हैं आपके खिलाफ़। फिर दूसरा आता है हमारा डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड तो डेली यूज़ में ही होगा आप लोगों के। ठीक है, डेबिट कार्ड जानते होंगे जैसे कि आप पैसे रिसीव करते हो या फिर लेन देन का प्रोसेस करते हो, डेबिट कार्ड हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा यूपीआई। अब इस टाइम तो इसी का क्रेज़ है, यूपीआई। लाइए मैं पेमेंट कर देता हूँ ना, ऐसा ही होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म किसको पता है? पता है तो कमेंट में लिखते चलना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर इसमें क्या, ये सब मैं आपको डिवाइस के नाम बता रही हूँ। ठीक है, याद करते चलना। कौन कौन से बता दिया है, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बता दिया। उसके बाद फिर हमारा है ऑटोमेटेड, के बाद हमारा क्रेडिट कार्ड, फिर उसके बाद डेबिट कार्ड, और फिर आता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट मतलब यूपीआई। ठीक है, फिर कौन सा है? यूपीआई है। अब और आगे चलते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं। एक आता है ई वॉलेट। कौन सा आता है? ई वॉलेट। फिर कौन सा आता है हमारा? ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या है, इसका फुल फॉर्म किसी को पता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ये आपके डिवाइस में, आपके फ़ोन में होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यूपीआई हो या फिर स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया या फिर अमेज़ॉन हो गया, आप लोग उसमें देखते होंगे वॉलेट। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। वहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और अगर आपकी बैंक आईडी अटैच नहीं होती, अगर बैंक आईडी अटैच है तो उसी में पैसे आते, लेकिन अगर बैंक आईडी अटैच नहीं है तो आपके जो ऐप होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, उसी में आपका वॉलेट होता है। एक साइड में देखा होगा वॉलेट बना होता है, ऐसे करके यहाँ कैश बना होता है। ठीक है, तो उसमें ही आपको मनी क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब आप कभी नेक्स्ट शॉपिंग करें तो उन पैसों का यूज़ करिए। ठीक, फिर उसके बाद आता है POS। नेक्स्ट टाइम मैं इसको फ़ोटो लगा दूँगी। POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। याद रखिएगा, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। पॉइंट ऑफ सेल ये एक मशीन होती है जिससे कि आप पैसे ले सकते हैं, दे सकते हैं। वैसा ही कुछ होता है कि मतलब आप आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर आगे है इसमें, और ई वॉलेट बता दिया मैंने। अगर मैं आपको इतना बता दिया है, इसके एग्ज़ाम्पल यही होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि OTP क्या होता है। ये सब याद रखना। एक बार मैं फिर लिख दूँ, शायद थोड़ा गंदा लग रहा होगा आप लोगों को, मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया ATM। ठीक है, कौन सा बताया? ATM के बाद UPI। क्या बताया? UPI। ठीक है, UPI के बाद कोई बताए? क्या बताया मैंने? UPI के बाद बताओ मैंने क्या बताया? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और कुछ याद आया? POP, जिसको मैंने क्या बताया था, किसी को पता है? POS पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, और क्या बताया बताओ? ई वॉलेट। इतना ही बताया है, कुछ रह तो नहीं गया? ATM, UPI, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, POS, ई वॉलेट। आई होप याद हो गया होगा इतना। और मैंने डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स की डिफिनेशन बता दी कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल क्या होता है। वो एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग किसकी सर्विस लेते हैं? डिजिटल फाइनेंशियल की सर्विस लेते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग OTP क्या होता है। ठीक है, वी विल
नो अबाउट OTP। OTP क्या होता है? तो OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है वन टाइम, यहाँ से भी मैं वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, OTP क्या होता है याद रखिएगा, OTP होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड ये क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, वन टाइम पासवर्ड तो याद ही कर लोगे ना, एक बार पासवर्ड, एक बार में पासवर्ड, जो मतलब एक समय पर, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए अवेलेबल होता है। वन टाइम पासवर्ड एक पासवर्ड होता है। ये क्या होता है? यहाँ पर इसके नाम में ही लिखा है कि क्या है, ये पासवर्ड है। ये क्या है? ये पासवर्ड है, जो केवल एक लॉगिन सेशन या एक ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है। मतलब ये नहीं कि आप बहुत देर तक इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ आपको 10 मिनट ही मिलते हैं मैक्सिमम, आई थिंक 10 मैक्सिमम या मिनिमम आपको 10 मिनट ही मिलते हैं। अधिकतम अगर बोले तो अधिकतम आपको 10 मिनट तक के ये वैलिड रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, फिर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसके जैसे ही मान लो अगर 11 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। 11 मिनट्स हो गए तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इसका यूज़ आप नहीं कर सकते हो। ठीक, तो ये हम लोग कैसे, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप कोई सेशन लॉगिन कर रहे हो, कभी कभी देखा होगा कोई भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आपने अपना नंबर लगाया, या नंबर लगाते हो या फिर क्या लगाते हो, जो नंबर लगाओगे, जो ईमेल लगाओगे, उसी में आपका OTP आता है। ठीक है, उसी में आपका OTP आएगा। और जब OTP आएगा तो आप जिस ऐप में आप इसका यूज़ कर रहे हो, मतलब जिस ऐप के, कोई ऐप है आप उसमें लॉगिन करना चाहते हो, ठीक है, कोई ऐप है उसको आप लॉगिन करना चाहते हो, तो उसको आप उस OTP को वहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, मान लो ये ऐप है, इतना पता ही होगा लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न है। ठीक है, ये ऐप है, मैंने यहाँ पर अपना नंबर लिखा या फिर समझ लो ईमेल लिखा, कुछ भी लिखा, ईमेल लिखो या नंबर लिखो, और अब यहाँ पर मांगेगा कि OTP आएगा, आप OTP वेरीफाई के लिए आप OTP इंटर करें, तो आपके ऊपर यहाँ पर नोटिफिकेशन आए कि हाँ OTP आ गया। अब OTP आपने यहाँ पर लगाया और लॉगिन किया तो आपका ऐप ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, फिर आप उसमें जो करना चाहो, पढ़ना चाहो, लिखना चाहो, जो कर सकते हो वो कर सकते हो। ठीक, उसी तरह ये बहुत सारे ट्रांजैक्शन में भी यूज़ होता है। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन करना है तो OTP आएगा, जब तक आप OTP नहीं दोगे तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। OTP क्या होता है? 6 नंबर का होता है, मतलब 6 नंबर का एक कोड है। OTP कितने का है? 6 नंबर या 6 डिजिट लिख लो। ठीक है, 6 डिजिट या 6 नंबर्स होते हैं इसमें, 6 डिजिट का कोड है, या 6 OTP 6 नंबर का एक कोड है। कोड कितने नंबर का है? ये 6 डिजिट का है। इसमें आपको OTP में 6 डिजिट मिलेंगी, जिसे वन टाइम पासवर्ड या डायनामिक पासवर्ड भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? डायनामिक भी बोल सकते हैं। डायनामिक का मतलब समझते हो क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं ना, डायनामिक होती है, एक होती है स्टैटिक। एक स्टैटिक होती है मतलब जो स्टेबल है, मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, कोई चीज़ एकदम जैसे फिक्स्ड है, फ्रीज हो गई है, वहीं पर रुक गई है। और डायनामिक जो है वो क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये जो हमारा OTP होता है वो क्या होता है? वो हमेशा डायनामिक होगा। कैसा होगा? डायनामिक होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, डायनामिक होता है। इतना समझ में आया? डायनामिक पासवर्ड भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, अगर ये लिख के आ जाए ना कि डायनामिक पासवर्ड किसे कहते हैं, तो OTP को कहते हैं। OTP एक स्टैटिक पासवर्ड की तुलना में अधिक सिक्योर होता है। जो स्टैटिक मतलब स्थिर पासवर्ड होते हैं, मान लीजिए आपने किसी का पासवर्ड QIOT लिख दिया, तो ये आप सोच रहे हो कि ये मेरा पासवर्ड है और ये ज़्यादा सिक्योर होगा, लेकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ठीक है, आपने किसी को बताया कि ये मेरा पासवर्ड है, वो 10 मिनट बाद भी लॉगिन कर सकता है। ठीक है, 10 मिनट बाद भी उसको लॉगिन कर सकता है, 1 दिन बाद भी कर सकता है, 2 दिन बाद भी कर सकता है, 5 आवर्स में भी कर सकता है। ठीक है,
ये कर सकता है जब उसका मन होगा। लेकिन जब आप OTP का यूज़ कर रहे हो तो वो तो बस 10 मिनट के लिए आया, उसके बाद आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसका यूज़ आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि आप इसका जो OTP है ना वो बार बार एक जैसे नहीं आएंगे, आपके पास OTP हमेशा अलग अलग आएंगे। एक ही ट्रांजैक्शन के लिए एक ही बार वैलिड होता है, 10 बार आप उस OTP को नहीं यूज़ कर सकते हो, एक बार ही यूज़ कर सकते हो। इसकी समय सीमा क्या होती है? 10 मिनट। मैंने बता दिया कि इसकी समय सीमा क्या होती है, 10 मिनट होती है, 11 मिनट नहीं होती है, ठीक है, 10 मिनट होती है। उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है, मतलब अब आपके यूज़ में नहीं है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID पर ही भेजी जा सकती है। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो नंबर आपका रजिस्टर होगा, जो ईमेल ID आपकी रजिस्टर होगी, उसी पर भेजी जा सकती है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, पूरा होल पैराग्राफ यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, आप लोग बस सुन लीजिए। OTP ऑनलाइन बैंकिंग पर किए गए ट्रांजैक्शन के लिए 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन की सुविधा प्रोवाइड करता है, ठीक है, सुविधा प्रोवाइड करता है। मान लो कि जैसे कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसका ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है, वेरिफिकेशन की ये नंबर, मतलब ये पेमेंट आप ही कर रहे हो कि नहीं। अगर आप ही कर रहे हो तो आपके फ़ोन में ही OTP आएगा और आप उसे जल्दी से अपलोड कर दोगे, मतलब लिख दोगे उसमें, तो आप ट्रांजैक्शन कर लोगे। तो ये क्या है, एक ऑथेंटिकेशन है। OTP 6 डिजिट का कोड होता है, ध्यान से सुन लो कि एक बार में याद हो जाए। 6 डिजिट का कोड होता है, कोड है या समझ लो, 6 डिजिट का कोड है जो ट्रांजैक्शन करते समय रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है। इसकी अधिकतम समय, मतलब इसका अधिकतम समय कितना होता है, 10 मिनट तक, 10 मिनट तक ही होता है। यह पासवर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिक्योर होता है, ठीक है। OTP में किसी को कोई डाउट? नो डाउट ना, सब कुछ है। 6 डिजिट का होता है, ये एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, और 6 डिजिट होते हैं और 10 मिनट तक ही वैलिड होता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे QR कोड, ठीक है। QR कोड क्या है, इसको कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। सो एक मिनट, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड है। ये आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स कोड ऐसे होता है ना, जब आप कहीं पर जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, या आपके पास भी अगर बैंकिंग होगी तो आपका भी एक QR कोड होगा, जो ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे बना होता है। यहाँ पेमेंट स्कैन करते हो, है ना, पेमेंट होता है। अब मैं इतने अच्छे से बना तो लूँगी, लेकिन मैं अभी नहीं बना सकती, जिसमें आप स्कैन करते हो और पेमेंट खट से कर देते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड एक तरह का क्या है, बार कोड है। ये एक तरह का क्या है, बार कोड है, जिसमें डॉट की एक मैट्रिक्स होती है। जैसे मैंने बताया ना, ये डॉट डॉट ऐसे ऐसे करके इन्हें ज्वाइन करके पूरा बनाया जाता है, मैट्रिक्स होती है। इसे मैट्रिक्स बार कोड या 2 डायमेंशनल बार कोड भी कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं, ये लिख लेते हैं ना इसे, एक मिनट, इसे मैट्रिक्स बार कोड, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसके 3 नाम समझ लो, मैं बता रही हूँ आपको। 2 डायमेंशनल बार कोड, इरेज क्यों हो जाता है, 2 डायमेंशनल बार कोड, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले इसका नाम क्या है, इसका नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड भी है, इसका नाम मैट्रिक्स बार कोड भी है, और इसका नाम क्या है,
2 डायमेंशनल बार कोड। 3 डायमेंशनल तो कह नहीं सकते, क्योंकि 3 डायमेंशनल पता होगा जब आप 3D में मूवी देखने जाते हो तो कैसा सब कुछ दिखता है ना, एकदम रियल दिखता है। पर ये वैसा नहीं है, ये तो मतलब समझ सकते हो कि हाथ से बनाया गया। जैसे कि एक ये होता है ना 2 डायमेंशनल, तो एकदम लगता है ना कि हाँ मेरे सामने ये चीज़ रखी है, एकदम मुझे साफ साफ दिख रही है। तो ये वैसा नहीं होता है, ये 2 डायमेंशनल ही होता है। अब देखते हैं, आपको याद रखना है ये ये मतलब क्या क्या है इसमें। क्विक रिस्पॉन्स कोड हो गया, मैट्रिक्स बार कोड हो गया और 2 डायमेंशनल बार कोड है। फिर आगे देखें तो QR कोड, इसे पहली बार 1994, डेट याद रखना 1994 में जापान कंपनी, कौन सी कंपनी है, जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी डेंसोवेव, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा सा, अगर तुम नाम मतलब वहाँ पर तो आपको टिक करने को आएगा, तो डांस कर रहे हैं कैसे, वेव की तरह। वेव पता है ना, वेव ऐसे लहरें जो होती है पानी की, सू, ठीक है। तो ये डांस करते हुए वेव है। डेंसोवेव कौन है, डेंसोवेव द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, डेंसोवेव के द्वारा। कब किया गया था, 1994 में। मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, ठीक है। डेंसोवेव्स के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, 1994। जापान की कंपनी थी, ठीक है। यहाँ पर जापान की कंपनी, मैं COM लिख दे रही हूँ, समझ जाना, कंपनी के द्वारा किया गया था। इस QR स्कैनर या मोबाइल कैमरा द्वारा स्कैन किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इसको किसके द्वारा स्कैन किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि स्कैनर ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, स्कैनर जो आपके फ़ोन में भी होता है, स्कैनर, और मोबाइल कैमरा भी यूज़ हो जाता है ना, मोबाइल कैमरा, और उसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको स्कैन करते हैं। जैसे इससे समझ लो QR कोड में कोई भी डेटा हो सकता है। जैसे कि आप बैंक अकाउंटिंग, आप QR मतलब बनवाओगे तो मोस्टली उसमें आप क्या देना चाहते हो, आप किसी अपना अकाउंट की इंफॉर्मेशन दोगे कि ये मेरा अकाउंट है, इसमें पैसे डायरेक्ट भेजो, ठीक है। बैंक अकाउंट ले लो, ठीक है। अकाउंट, बैंक की इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल, वो सब होती हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, इसमें आप वेबसाइट ले सकते हो कि ये वेबसाइट है, इसको स्कैन करो और मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। फिर URL, इसका फुल फॉर्म पता है किसी को, उसका वो करना है। और एप्लीकेशन, कोई ऐप भी हो सकता है, उसको भी आप करते हो। ये आपकी लिंक होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ना ये। तो इसका आप इन सब चीज़ों को आप अपनी मतलब जब आप क्या बनवाओगे, QR बनवाओगे, तो ये सब चीज़ें उसमें हो सकती हैं। बैंक की डिटेल हो सकती हैं, वेबसाइट में हो सकता है, कोई भी वेबसाइट में आपको कोई भी वेबसाइट के लिए आपको लिंक देना है तो आप वहाँ पर दे दो, URL की लिंक हो गई। एप्लीकेशन भी, कोई भी एप्लीकेशन है तो, और इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकते हैं, बस इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करें अगर, तो एक चीज़ QR भी मतलब हो सकता है कि स्टैटिक QR हो। दो टाइप्स के QR होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है, लेकिन ये मतलब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, UPI, इसकी बात करेंगे हम लोग। इसको मैं बहुत अट्रैक्टिव बना रही हूँ, ठीक है। UPI, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, UPI फुल फॉर्म बता चुके हैं, फिर से बताऊं कि ना बताऊं, बता देते हैं, नहीं पता चला। यूनिफाइड
क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, समझ में आया? क्या है? यूनिफाइड पेमेंट है, इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट का इंटरफेस है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बताओ किसके द्वारा बनवाई गई थी? किसने बनाई थी ये मत क्या देना RBI ने बनाई थी, बहुत मारूंगी मैं, ठीक है? इसको बनाने वाला कौन है? NPCI, देखा भी होगा लिखा रहता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये? तो ये है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ऐसे बोलेंगे, UPI NPCI के द्वारा डेवलप किया गया एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। क्या है? एक इंस्टेंट पेमेंट, इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो ना, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, ठीक है? आप इससे इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो। यह एक, ठीक है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो कई बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कंबाइन करता है। हाँ सुनो, UPI में आपके पास मान लो 2 अकाउंट हैं, ठीक है? क्या है? आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं। सपोज एक आपका SBI का हो गया प्लस आपका एक हो गया HDFC, ठीक? ये 2 बैंक अकाउंट हैं। आपने UPI में लॉग इन किया, इस वाली ID को भी और इस वाली ID को, तो ये दोनों आपके UPI में ऐड रहेंगे, ठीक है? तो वही कहा गया है कि जो कई बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कंबाइन करता है। इसके साथ ही ये कई बैंक सर्विस को भी कंबाइन करता है, ठीक है? जैसे कि आप क्या कर सकते हो, UPI में सर्विसेज कौन कौन सी दे रहा है ये देखना है, ठीक है? UPI हमें कौन कौन सी सर्विस दे रहा है ये सबसे पहले बताओ। बैंक ट्रांजैक्शन करने का सब तो देखता ही है ना। जैसे कि मान लो कोई ट्रांजैक्शन करना है, सबसे पहले तो आप यही करते हो, ट्रांजैक्शन जब भी करना होता है आप यही करते हो। फिर उसके बाद आपको वही ट्रांजैक्शन समझ लो है ना, ट्रांजैक्शन मतलब फंड ट्रांसफ़र, पता चला समझ में ना आए आप लोगों को, फंड ट्रांसफ़र करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, आपको पता करना है कि मैंने पैसे तो भेज दिए हैं लेकिन मेरे पास पैसे बचे कितने हैं। तो क्या चाहते हो देखना, बैलेंस भी तो देखना चालू ना, हमारे पास कितना बैलेंस बचा है। अब क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे और देख लूँ कितना बैलेंस बचा है, इसको गिफ्ट दिला पाऊँगा कि नहीं दिला पाऊँगा, ठीक है? बैलेंस इंक्वायरी कर लोगे। तो ये 2 काम तो मेन है। अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है किसके द्वारा बनाया गया है, मैं पूछ रही हूँ, जल्दी से लिखो। NPCI के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब ये कब बनाया गया है ये कौन बताएगा? 11 अप्रैल 2016 में। कब? 11 अप्रैल 2016 में बनाया गया है। किसके द्वारा? तो यार को 11 अप्रैल, 1 अप्रैल को उल्लू बनाया गया, तो 11 अप्रैल को UPI बनाया गया। और 2016 में ये सब चीज़ें देखो, डिजिटल इंडिया की पहल जब से शुरू हुई है तो ये तभी आया है 11 अप्रैल 2016। याद रखना, UPI 11 अप्रैल 2016 को
मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर थे, कौन थे? डॉक्टर रघुराम जी, ठीक है, रिस्पेक्ट देंगे हम लोग, रघुराम जी रंजन द्वारा, ठीक है, रघुराम रंजन द्वारा लॉन्च किया गया। और एक चीज़ याद रखना, नोट में लिख लो या फिर ऐसे ही, कि जब यूपीआई के माध्यम से आप कोई भी लेन देन करते हो, ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र करने का काम होता है, तो आपको ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ओटीपी यहाँ पर आपके पास नहीं आता है। यूपीआई में ओटीपी कहाँ आता है? नहीं आता है ना, इसीलिए कहीं कहीं ओटीपी, मतलब कोई और ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें ओटीपी आता है, लेकिन जब आप यूपीआई से करोगे तो ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा आज के लिए, और कुछ हम लोग फिर आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी लेकिन एक चीज़ देख लेते हैं। हाँ देखो, यूपीआई चलाने के लिए आपके फ़ोन में क्या होना चाहिए? इंटरनेट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? इंटरनेट के बिना तो कोई चीज़ है ही नहीं। एक इंटरनेट और एक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो फ़ोन भी चार्ज कहाँ से करोगे? कोई भी डिवाइस नहीं चार्ज कर सकते। तो वैसे ही इंटरनेट बहुत ज़रूरी है अगर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट नहीं और लेकर पहुँच गए किसी भी दुकान में तो खड़े रह जाओगे भाई, कुछ नहीं होगा। बैंक अकाउंट ही नहीं है, पैसे कहाँ से दोगे? और बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है। मान लो 0 बैलेंस है तो क्या ही पेमेंट कर पाओगे? हाँ, मान लो क्रेडिट कार्ड है तो कर लोगे, लेकिन डेबिट कार्ड है तो फिर भाई तुम्हें अपना ही पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा, लेकिन आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाओगे, आपको कैश देना पड़ेगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, इंटरनेट नहीं है और आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे भी नहीं है। डेबिट कार्ड हाँ, अगर आप कोई मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करो तो आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत हो सकती है। जब आप डेबिट कार्ड आपके पास होगा तो आपके पास क्या होता है, आप क्रिएट कर सकते हो एमपिन एक होता है कि जब आप क्या करते हो, कोई ऐप है, मान लो यूपीआई है, उस पर आपने उसको आप जब यूज़ कर रहे हो ना तो उसमें वो कहते हैं कि स्क्रीन में पहले आता है कि आप उसको आप अपना एमपिन सेट करो। एमपिन होता है मतलब आप कोई भी अपना कोड सेट करो, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है 2310, ऐसे करके आप एक कोड सेट करो। तो जब आपके पास डेबिट कार्ड होगा फॉर क्रिएटिंग एमपिन मोबाइल पर्सनल, तब हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका मोबाइल नंबर है उसको क्या होना चाहिए, बैंक से हमें ज़रूर लिंक्ड हो, ठीक है। लिंक्ड होना चाहिए, लिंक्ड हो आपका जो बैंक अकाउंट होता है, पूरा लिखूँ, बैंक अकाउंट जो होता है उसको किससे लिंक होना पड़ेगा? उसको आपके नंबर से, मोबाइल नंबर से ज़रूर लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर से ज़रूर लिंक होना चाहिए। अब यूज़ करना है तो ये सब प्रोसेस मैं नहीं बताऊंगी, मुझे पता है आप लोगों को आता होगा कि पहले आप जाओगे अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, यूपीआई एप्लीकेशन है, गूगल पे हो गया या भीम हो गया, फ़ोन पे हो गया, उसको फिर आप उसमें ऐप में अपनी अकाउंट्स डिटेल फिल करोगे, फिर आप उससे फ़ंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब इतना था, मैंने बता दिया। जो मेन चीज़ है वो याद रखना कि 11 अप्रैल 2016 में आया। मुंबई के जो गवर्नर थे, कौन थे? आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम जी रंजन जी के द्वारा इसको लाया गया है। फिर और तो इसमें कुछ, हाँ, फुल फॉर्म याद रखना। फिर दूसरा हमारा क्या था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ये आपको एक रिस्पॉन्स कोड को याद रखना।
QR कोड, जिसको हम लोगों ने 2 डायमेंशनल बार कोड भी कहा है और मैट्रिक्स बार कोड भी कहा है। ये जो जापान से लाया गया QR जो है, इसको जापान कंपनी ने लेकर आया और इसके फाउंडर, यहाँ पर लिख दूँ क्या, फाउंडर कौन है, डेंसो वेव है फाउंडर, वहाँ पर लिखा है फाउंडर कौन है, डेंसो वेव है। ये 1994 में आया। तो एक चीज़ ऐसे रिलेट कर लो कि UPI जो था ना, UPI तो बाद में आया 2016 में, लेकिन जो हमारा QR है वो जापान की कंपनी ने पहले ही लेके आ गई है, वो पहले ही लेकर आ गई है। हो सकता है उनके यहाँ यूज़ हो रहा हो पहले से ही, तभी तो वो लेकर आई है। यहाँ पर लेट में हुआ होगा, अपने आप पीछे चलते हैं ना। तो 1994 में हमारा QR कोड जो है वो बना दिया था, जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल बार कोड और मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और OTP के बारे में बता दिया, 6 डिजिट होते हैं, 10 मिनट तक वैलिड होता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, 1 टाइम पासवर्ड होता है और फिर एक्सपायर भी हो जाता है जब तक। लेकिन OTP हमेशा किस में आएगी, जो नंबर मोबाइल जो है आपका लिंक होगा उसी ईमेल और उसी नंबर से। और मैंने आपको बताया है कि डिजिटल फाइनेंशियल क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया हो, बस यही होप है आप लोगों को। और वेरी ठीक है, थैंक यू, ठीक है। सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे ही आप लोगों को, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके। ये पार्ट 1 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, इसके आगे और पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बाय बाय, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी है, बाय बाय।